हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ बिहार फरवरी मंथ का करंट अफेयर 2022 का। और प्लस मैं जो बिहार से रिलेटेड जो बजट निकली है उससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे का जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था उसको, और उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे का, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर इस चैनल में डाल दिया है। तो आप जाकर अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर देख लेना है। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जनवरी फरवरी जो करंट अभी चल रही है, और मार्च है फ़िलहाल इस मंथ में, तो जनवरी फरवरी के पिछले महीने के 2 महीने का मैंने 2022 का करंट अफेयर्स का वीडियोज़ बनाकर नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का भी प्लस झारखंड का भी, और साथ ही साथ ये बिहार से जो रिलेटेड आपके सामने जो अभी मैं वीडियो पेश कर रही हूँ इसको भी मैं इस चैनल में ऑलरेडी पहले से डाल रखी हूँ, ठीक है ना। और अभी तो ये बिहार से जो फरवरी का अभी तो चल ही रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो मैं उसके लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल में जाकर सारी वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना एग्जामिनेशन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के लिए, और साथ ही साथ 2021 का भी करंट अफेयर्स मैं डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है पहले से जो रेगुलर देख रहे हैं इस वीडियोज़ को तो उन्हें पता होगा कि मैं 2021 का करंट अफेयर्स मैं डाल रही हूँ आने वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, क्योंकि पिछले 1 ईयर के करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो फ़िलहाल मैंने जुलाई तक का नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो भी क्वेश्चन था उसका वीडियो बनाकर मैं इस चैनल में डाल चुकी हूँ। और साथ ही साथ बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो मैं जून तक डाली हूँ, और जुलाई और अगस्त का एक साथ मैं करंट अफेयर अगले वीक में डाल दूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस चैनल में बने रहें और थोड़ी सी समय निकाल के प्लीज़ आप सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देख लें। और अगर जो नए हैं इस चैनल में तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपके सामने है किया हुआ है। मेरी माय नॉलेज बेस सब्सक्राइब दिस चैनल मैंने ऑलरेडी डाल रखी हूँ। और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है उनको क्लिक कर दें, ताकि आने वाले जो बिहार या किसी भी तरह के करंट अफेयर्स है आपको उसकी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोग के दोस्त हैं, दोस्तों की जो स्टडी हो रही है, उनकी प्रिपरेशन हो रही है कंपटीशन के लिए, तो करंट अफेयर्स तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए भी थोड़ा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं बिहार के फरवरी का जो मंथ में करंट अफेयर्स आई है वो क्या क्या है 2022 का, और बजट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बिहार का किस जिले में नल से जल की बर्बादी को रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है। प्रीपेड मीटर, ओके। और ये किस लिए लगाने के लिए शुरू की गई? नल से जल की बर्बादी, यानी जो जल की जो बर्बादी है उसे रोकने के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ औरंगाबाद, भागलपुर, पटना, रोहतक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी आयोग, बिहार वाली जो सर्विस कमीशन जो है वो आयोग, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप देख लेते हैं। तो औरंगाबाद, भागलपुर, पटना, रोहतक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले की पंचायतों में नल से जल की बर्बादी रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की है। और इस पहल के तहत पंचायतों में भी प्रीपेड वाटर मीटर लगाए जाएंगे, जिसके जरिए पानी की बर्बादी को रोका जा सकेगा। हर घर नल जल योजना बिहार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को उसके घर तक पाइप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, जिससे हैंडपंपों और पानी के अन्य स्रोतों पर भी निर्भरता खत्म हो जाएगी। वह योजना 27 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी, और इसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, जो नल से जल की जो योजना चल रही है उसकी जो क्रियान्वयन है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 27 सितंबर 2021 को, ओके। एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि आप लोगों को पता है 7 निश्चय पार्ट 2 पार्ट 1 भी करके, जो कि मैंने आगे मेंशन किया है। निश्चय पार्ट 1 में कितने था, निश्चय पार्ट 2 में क्या क्या है। हालांकि आपको स्क्रीन छोटा होगा बट फिर भी आप देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट योजना है, और इस योजना को लेकर जो नल पानी की जो बर्बादी हो रही है
जिस तरीके से भी बर्बादी हो रही उसे रोकने के लिए ये पहल शुरुआत की गई, प्रीपेड वाटर मीटर लगाकर, कि हर पंचायत में लगाई जाएगी। तो फिलहाल औरंगाबाद में, बिहार की जो औरंगाबाद है वहाँ पे लगाई जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? औरंगाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का किस जिले की पंचायतों में किसान संगोष्ठी आयोजन किया गया है? मुंगेर, पटना, भभुआ, सिवान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है भभुआ। आज़ादी के 75 मतलब 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की भभुआ जिले की सभी पंचायतों की किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, और यह आयोजन भभुआ जिला के कृषि प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसान संगोष्ठी का आयोजन 31 जनवरी से 6 फरवरी तक लाया गया है। इसका उद्देश्य कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों की पंचायतों में श्रमिकों को अवगत कराना, जिससे अपनी आय सृजन की स्रोतों से परिचित हो सके। तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो चल रही है ये साल भी चलेगी। ओके, और ये जो बिहार के जो भभुआ ज़िले हैं वहाँ की जो पंचायत है वहाँ के किसानों की संगोष्ठी के आयोजन किया गया है 31 जनवरी से लगातार 6 फरवरी तक। जो किसान एक जगह बैठ कर तर्क वितर्क और वहाँ पे जागरूक जो योजना है उनके बारे में बताया जाएगा, और उनके कृषि कल्याण मंत्रालय दिशा निर्देशी के द्वारा पंचायतों को श्रमिकों को हर चीज़ों का योजना उसके बारे में जागरूक, किसान की खेती कैसे किया जाता है वो तरीक़ों को बताना, तो हर तरीके से किसी भी तरीके से आय को सृजन कैसे करना है खेती के द्वारा वो वहाँ पर बताया जाएगा। तो किसान का संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? भभुआ। बिहार का किस शहर में पीएम गति शक्ति के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा? याद रखिए, नहीं किया जाएगा, किया जाएगा नहीं पूछा जा रहा है, नहीं किया जाएगा। तो किस शहर में नहीं किया जाएगा, आई मीन किस ज़िले में नहीं किया जाएगा? तो सिवान, पटना, कटिहार, बक्सर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। तो आप आंसर क्या होगा इसका? तो सिवान होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया बट ये सिवान होगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के तौर पर विकसित करने की योजना है। बिहार में गति प्रगति योजना के तहत गंगा नदी से 14 पुल और 4 एक्सप्रेसवे और एक बुलेट ट्रेन चलाने की जैसी योजना पर शामिल है। बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार, बक्सर और विकसित करने की योजना है। यहाँ एक साथ रेल, रोड और वाटर जंक्शन बिहार पीएम गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 13 अक्टूबर को शुरुआत की गई थी। ओके, इस योजना को देश में विकास की योजनाएं भी शामिल है। कहने किसका मतलब ये योजना से देश का विकास होगा। ओके, और इसमें क्या क्या किया है? तो रेल, रोड, वाटर जंक्शन को कनेक्ट किया है एक साथ 3, और ये जो हब है तो 6 ज़िले में किया गया। तो पहला ज़िला क्या है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार, बक्सर। ये 6 ज़िले याद रख, 5 ज़िले, ज़िले नहीं 5 ज़िले होंगे। 5 ज़िले पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार, बक्सर, 5 ज़िले हैं। तो ये 5 ज़िलों में से यहाँ पर जो मेंशन मैंने किया है आपका ऑप्शन में, तो पटना, कटिहार, बक्सर है, वो तीनों ऑलरेडी है, शामिल है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब में। ओके, तो सिवान हब में शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सिवान। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की। यह केंद्र ने किस एजेंसी के द्वारा संचालित की जाएगी? तो बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य एवं रसद मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊपर में से जितने भी मंत्रालय दिया हुआ है ना, उस मंत्रालय में ये संचालित नहीं करते हैं। तो कौन मंत्रालय संचालित करते हैं? तो देख लीजिए, 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट में 2 लाख मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की पेशकश की गई, जिसके ध्यान में रखकर बिहार राज्य में भी नए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की पहल की गई है। और बिहार समेकित बाल विकास निदेशालय के अनुसार 1.14 आंगनबाड़ी केंद्र है, 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र होगा, लाख होगा। इनमें से लगभग 1.12 लाख केंद्र वर्तमान का संचालित है, और बिहार में इन आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालित समेकित बाल विकास निदेशालय के द्वारा ही किया जाता है। तो याद रखेंगे आप, जो घोषणा की है वो केंद्र के किस एजेंसी के द्वारा घोषणा की है, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा। ओके, इसका सही आंसर होगा केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा। और फिलहाल इसमें से पूछा जा रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022 में फतवा इस्लामपुर शेखपुरा रेल खंड परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 225 करोड़, 525 करोड़, 125 करोड़, 325 करोड़। उपयुक्त में से कोई नहीं।
एक्चुअली ये मैंने नीचे जो लगाया है वो आपको बीपीएससी का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो ये रहेगा तो आप लोगों को तो हैबिट रहेगी बनाने का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 525 करोड़, आंसर बी है। तो 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए केंद्रीय बजट में राज्य की फतुहा इस्लामपुर शेखपुरा रेलखंड परियोजना के लिए 525 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी। केंद्रीय बजट के पूर्व मध्य रेलवे की केंद्र 549 करोड़ की राशि आवंटन किया गया और जिससे राज्य को 12 रेल परियोजना की गति मिलेगी। तो जो बिहार राज्य में है वो 12 तरह का रेल का परियोजना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए 500 करोड़ की जो धनराशि है वो स्वीकृत किया गया है। ओके। और जो केंद्रीय बजट पूर्व मध्य रेलवे के लिए स्पेशल पूर्व मध्य रेलवे के लिए 549 करोड़ रुपये राशि का आवंटन किया गया। तो आप यहाँ बताया जा रहा है कि बिहार राज्य का फतुहा इस्लामपुर शेखपुरा रेलखंड परियोजना उसके लिए कितना किया है? तो 525 करोड़, ये स्पेशली। तो आप याद रखेंगे आंसर क्या होगा? 525 करोड़। कहाँ का? तो फतुहा इस्लामपुर शेखपुरा रेलखंड योजना के लिए। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में ESIC के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। यह बिहार में कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। हालांकि पहले मैं बता देती ESIC क्या होगा। तो ये होगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ओके। तो अब देख लीजिए 22, 15, 21, 28 चार ऑप्शन दिया है और कोई नहीं, ये भी पाँचों ऑप्शन है। तो सही आंसर है 22। इसका आंसर है 22 जिले में फिलहाल खोले जाएंगे औषधालय। कर्मचारी राज्य बीमा निगम LIC के क्षेत्रीय, यहाँ पे LIC होगा प्लीज़। ओके। LIC के क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र बैठक हुई और राज्य के 22 जिलों में औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। हट जाएगा, LIC होगा फ्रेंड्स। ओके, आप ध्यान दीजिएगा ऊपर का जो है, हालांकि मैं सुधार दूंगी। और 22 जिलों के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। फिर भी बैठक की अध्यक्षता के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने की। जो अध्यक्षता कर जो ये बैठक हुई उनकी अध्यक्षता किसने की? तो श्रम संसाधन विभाग का मंत्री कौन है? तो जीवेश कुमार। और ये बताया कि वर्तमान में राज्य का 16 जिलों में ऑलरेडी पहले से औषधालय है बिहार में। ओके, 16 जिले में औषधालय है। अब बैठक में आयुष्मान भारत योजना अस्पताल का ESIC योजना, ठीक है, ESIC एक्चुअली यहाँ योजना के तहत है और तहत बीमाकृत व्यक्तियों राज्य चालू करने के विचार किया गया है। तो एक्चुअली ESIC की योजना है, उसी के तहत योजना खोलने का निर्णय लिया गया है फिलहाल। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो होता है ना फुल फॉर्म, एक मिनट, ओके फ्रेंड्स, मैंने कंफर्म कर लिया। एक्चुअली मुझे हिंदी में लिखी हुई थी, टाइपिंग की हुई थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोगों के लिए मैं जो कंफर्म था वो मैंने बता दिया कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसी। ओके, तो ये इसी के द्वारा, इसी का जो फुल फॉर्म हिंदी में जो होता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं इसको क्लियर करके ही आपको बता रही हूँ। तो ये परफेक्ट होगा आप लोगों के लिए। ओके, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसी की क्षेत्रीय परिषद हुई बैठक में राज्य के 22 जिलों में औषधालय खोलने के निर्णय लिया और जो ये श्रम संसाधन विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने की। और फिलहाल तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये जो फिलहाल 16 जिलों में औषधालय खोला गया है और बैठक में आयुष्मान भारत योजना अस्पताल ESIC योजना के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के लिए राज्य में चालू करने का विचार किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका आंसर सही। चलिए नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक का भंडार खोजने के लिए भू वैज्ञानिकों को टीम सर्वेक्षण करेगी? ओके, तो इसका देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या है? बेगूसराय, भागलपुर, सिवान, सहरसा, अप्रयुक्त में से कोई नहीं, अप्रयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है भागलपुर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के निर्देश पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहलगांव की धरती पर छिपे रहस्य के जानने के लिए स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट में 3 पहाड़ियों को शामिल किया है। और भागलपुर की कहलगांव का बटेश्वर स्थान का शीन और जगन्नाथपुर का पहाड़ियों को प्रचुर मात्रा में जो खनिज है भंडार, वो उसकी संभावनाओं को खोज करते हुए वैज्ञानिकों टीम जल्द भागलपुर आएगी और स्टडीज प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 2 वैज्ञानिक कहलगांव को सर्वे करेगी। ओके, और ये स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट है, वो उसकी प्रोजेक्ट के तहत। ओके, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर मिनिस्ट्री को शामिल किया गया।
तो आप देख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट है। ये 3 पहाड़ियों को शामिल किया और वहाँ पे जाकर भागलपुर में आयरन अभ्रक का भंडार खोजने का कोशिश किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इसका जो आंसर है भागलपुर। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन लगभग नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह से पूछा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट क्या है, वो क्या कहाँ पर हो रहा है। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? एक प्रसाद योजना है, इसे शामिल किया गया है। तो बोध गया है, ऑप्शन दिया हुआ बोध गया, राजगीर, नालंदा, सीतामढ़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है सीतामढ़ी। राज्यसभा सांसद और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी राज्यसभा में ने कहा कि मां जानकी का जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के पर्यटन मंत्रालय पुनौरा धाम में हुआ था। ओके, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में हुआ था। तो पर्यटन मंत्रालय प्रसाद योजना में उसे शामिल कर लिया गया। कहाँ? तो पुनौरा धाम को। मंत्री ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार का तीर्थकर परिपथ वैशाली, आरा, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी के विकास के लिए 37.20 करोड़ की राशि में से 26.11 राशि निर्गत किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको मैंने बिहार का जो तीर्थकर का प्रखर परिपथ है जो ऐड किया है, उन्होंने कहाँ कहाँ पर इस राशि को खर्च किया जाएगा और कहाँ कहाँ विकास किया जाएगा। तो ये वैशाली, आरा, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी है। तो याद रखेंगे आप। इसका आंसर क्या होगा? सीतामढ़ी। प्रसाद योजना के तहत किस धार्मिक स्थल को शामिल किया गया है? तो सीतामढ़ी पुनौरा धाम को। ओके, नेक्स्ट, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? ये सब्सिडी देने वाली बात हुई है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। ऑप्शन है 30%, 40%, 50%, 100%। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है 40%। घर पर सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर संयंत्र योजना का दूसरा चरण है ये। ओके, पहला चरण ऑलरेडी हो चुका है बिहार में, और ये दूसरा चरण लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के बीच में 20% का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान समझ रही, सब्सिडी जो सरकार देते हैं, सब्सिडी। ओके, और ये घर पे लगाने की, घर पे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कार्य है, योजना एक तरह से। तो इसका सब्सिडी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कभी भी। तो आयोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछता ही है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो 40% है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में आरी हो गया है, बट हाल ही में बिहार के कितने खिलाड़ियों का IPL 2022 का नीलामी के लिए चयन किया गया है? ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे, क्योंकि अब सबको पता ही है। तो 4 है, 5 है, 6, 7 है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर है 6 है। 12 और 13 फरवरी को बेंगलोर में IPL 2022 को नीलामी हुई, और इसमें 590 क्रिकेटर पर बोली लगी, जिनमें से 370 भारतीय और 220 मीटर 370 भारतीय और 220 तो 220 विदेशी खिलाड़ी है। और इस सूची में बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। बिहार से कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, इसीलिए 6 खिलाड़ियों को याद रखेंगे। और कौन कौन है वो? तो अनुजराज, अभिजीत साकेत, प्रतीक सिंह, विपुल कृष्णा, लखन राजा, अनंत सिंह शामिल है। अनुजराज जो है वो बिहार का सिवान के रहने वाले हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, जो IPL में अब शामिल जो हो रहे हैं खिलाड़ी, तो बिहार का 6 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। ओके, बिहार का होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लाइब्रेरी उद्घाटन किसने किया? तो आप देख लीजिए, मनसुख मंडाविया है, नीतीश कुमार है, मंगल पांडे, फागू चौहान है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 और 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर है मंगल पांडे। 4 फरवरी 2022 को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है।
लेबोरेटरी होगा, लाइब्रेरी हो गया, लेबोरेटरी होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सुधारना। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस साल राज्य में सभी जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम शुरुआत होगी और पिछले साल राज्य की 16 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 6 मेडिकल कॉलेज भी कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही जिलों की कैंसर मरीजों को होने वाले जो दर्द का इलाज घर पर ही उपलब्ध करा दे। हालांकि इतना जो एक्सप्लेनेशन है मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाती है कहीं ना कहीं, तो इसे सुधारना है। लेबोरेटरी होगी, ओके, जीनोमिक लेबोरेटरी। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। मंगल पांडे, कुछ नाम याद आ गया ना आपको इतिहास का, ये मंगल पांडे वो है, वो नहीं है, याद रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे बिहार का। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 को बिहार को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो 85,000 करोड़, 81,000 करोड़, 55,000 करोड़, 96,000 करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, तो आप इसका सही आंसर है 81,000 करोड़। हालांकि मैंने इस तरीके से जो आंकड़ा आप लोगों को मैं दे रही है, फरवरी में अक्सर आपको मिलेगी आंकड़ा, क्योंकि बजट निकलती है, आर्थिक सर्वेक्षण निकलती है, तो अब केंद्रीय बजट भी है, तो कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगी और क्वेश्चन भी आप लोगों को आएगी ही आएगी। कम से कम नहीं भी होता तो 5 क्वेश्चन तो आपको आना ही है, इसलिए इस बात को ध्यान रहे कि ये जो इम्पॉर्टेंट है। पिछले बार का आर्थिक सर्वेक्षण भी आप लोगों को पढ़ लेना है और पिछले बार का बजट भी पढ़ लेना है, क्योंकि इस बार को जो भी हो सकता है तो पिछले बार से भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल देख लीजिए, इसका 81,000 करोड़ है। 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में बिहार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 81,000 की धनराशि प्राप्त की अनुमान है। केंद्रीय टैक्स पूल की राज्यों से मिलने वाली, जो केंद्रीय टैक्स है पूल के राज्यों से मिलने वाली हिस्सेदारी में 9.5% की बढ़ोतरी की गई है। इसके परिणाम स्वरूप बिहार का नए वित्तीय वर्ष करीब 7,000 करोड़ के अतिरिक्त मिलेगा और गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश भी की है, ओके। और हालांकि इसमें कश्मीर की स्थिति में बदलाव के कारण 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए 1% समायोजन भी किया गया है। तो याद रखेंगे, जो केंद्रीय बजट निकली थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2022-23 की, तो उसमें बिहार का जो केंद्रीय कर है उनकी जो हिस्सेदारी, हर राज्य में हिस्सेदारी मिलती है केंद्रीय कर के, केंद्र की तरफ से। तो जो केंद्रीय बजट में जो बिहार की हिस्सेदारी मिली वो 81,000 करोड़ है, ओके। और इसमें कितना हिस्सेदारी बढ़ोतरी हुई, 9.5% प्रतिशत का बढ़ोतरी इस बार हुई है। और इसके अलावा जो इसके परिणाम स्वरूप, मतलब इसके अलावा नए वित्तीय वर्ष के करीब 7,000 करोड़ अतिरिक्त, मतलब पहले से 7,000 करोड़ ज़्यादा मिल रही है, पहले से 7,000 करोड़ ज़्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब 85,000 करोड़, 84,000 करोड़, पहले जो 74,000 करोड़ मिली थी पिछले साल, अगर देखा जाए 7,000 करोड़ ज़्यादा मिलेगा तो आप इससे माइनस कर दीजिए, 74,000 करोड़ पिछले बार मिली थी, इसलिए इस बार मेंशन जो किया गया है 7,000 करोड़ अतिरिक्त मिलेगा, ओके। चलिए, बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिलों की रन कितने शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सी जिला प्रथम स्थान पर है? ये सब 7 निश्चय पार्टों के तहत बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप लोगों को ज़रूरी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद, भोजपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदी। सही आंसर है जहानाबाद। 7 निश्चय के तहत प्रारंभ की गई हर घर नल का जल योजना को पूरा करने के मामले में गांव ने शहरों को पीछे छोड़ दिया है और नल जल के घरों में कनेक्शन देने के लिए कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट बिहार विकास मिशन द्वारा हाल ही में जारी की गई है। गाँव का लक्ष्य के अनुरूप 100% में से शहरों में 94% उपलब्धि हासिल भी हो गई है। हालांकि लक्ष्य पूरा होने के बाद भी नए घरों की कनेक्शन दिए जाने के कार्य अभी भी जारी है और मिशन की रिपोर्ट ये बताती है कि गांव में जो कनेक्शन देने के लिए 19 जिलों में से 100% कनेक्शन दिया गया है। फिलहाल जो बिहार का जो 19 ज़िले हैं, 19 ज़िलों में जो भी गांव हैं सारे के सारे 100% कनेक्शन दिया गया है और जिसमें सबसे पहला जो स्थान पर अगर देखा जाए ये नल जल कनेक्शन के मामले में तो जहानाबाद है, ओके फ्रेंड्स, इसका क्या है, जहानाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार को कौन सी बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो देख लीजिए, गायघाट, भागलपुर, कंडला, साहिबगंज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है गायघाट। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। इसके तहत 30 दिनों में 2,350 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी और केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत 5 फरवरी 2022 को पटना की गायघाट बंदरगाह से FCI की 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना होगा
और यह रास्ते कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह और वहाँ से बांग्लादेश होते गुवाहाटी का पांडु बंदरगाह तक पहुँचेगा। ये पहली बार है कि जब पटना से हल्दिया बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी तक जाएगा। यानी अब बिहार का अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग जुड़ने से बहुत सारे व्यापार का विकास होगा, और क्योंकि पहले से पटना को कोई भी कार्गो हल्दिया तक नहीं जाता था। तो याद रखेंगे, ये बहुत अच्छी खबर है। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ दिया गया है बिहार का बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो गायघाट का बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में बिहार का किस व्यक्ति को बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मनन कुमार मिश्रा, कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा, श्याम रजक, राम सेवक सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से गलती। तो सही आंसर है मनन कुमार मिश्रा। बिहार की गोपालगंज निवासी सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा एक बार फिर काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन चुने हुए लगातार 5वीं बार चेयरमैन चुना गया है। उन्होंने इतिहास रच दिया है। अब तक चर्चित वकील राम जेठमलानी, अब बीसी मिश्रा बीसीआई का 2 बार चेयरमैन बने हैं। और 5 फरवरी को नई दिल्ली स्थित पीसीआई भवन में चुनाव का मनन मिश्रा को सर्वसम्मति से अप्रैल 2022 तक का लिए बीसीसीआई का चेयरमैन पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। बीसीआई होगा। ओके, देश भर के निर्वाचित स्टेट बार काउंसिल प्रतिनिधि चेयरमैन चुनाव में शामिल हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी खबर है एक तरह से कि वकील राम जेठमलानी और बीसी मिश्रा जैसे बीसीआई का 2 ही बार चेयरमैन बने हैं। और जो कि ये बिहार का है मनन कुमार मिश्रा जी, उन्होंने 5 बार लगातार चेयरमैन बने हैं। तो गोपालगंज के रहने वाले थे, ये बहुत अच्छी है बात है। ओके, नेक्स्ट। बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो महिला स्वाभिमान बल है और मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो ये मुंगेर, गया, पटना, वाल्मीकि नगर। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक सही। सही आंसर है वाल्मीकि नगर। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय पश्चिमी चंपारण के बगैर वाल्मीकि नगर में स्थापित होगा। बाल का जो महिला स्वाभिमान जो बल का मुख्यालय समेत अन्य आवश्यक भवनों को निर्माण के लिए 72.82 लाख रुपये के विदेश नीति है, जो बिहार के जनजाति समुदाय महिलाओं के लिए कार्यकुशलता, परिश्रम, उनकी सामाजिक उत्थान, अनुसूचित जनजाति समुदाय महिलाओं का सशक्तिकरण, सुरक्षित माहौल, विधि व्यवस्था और दुरुस्त करने के मकसद से इस बटालियन का गठन किया गया है। तो इसका जो विशेष बल का जो मुख्यालय वो पश्चिमी चंपारण में है। ओके, ये वाल्मीकि नगर है स्थापित। आप वाल्मीकि नगर तो जानते ही हैं, वहाँ पर स्थापित हुआ है। और जो इनका ये महिला स्वाभिमान जो बल है उनकी मुख्यालय समेत अन्य आवश्यक भवनों को भी निर्माण किया जा रहा है। एक तरह से विदेश नीति है। ओके, मतलब सभी जगह से दुरुस्त करना, हर व्यवस्था को, महिलाओं को सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, उनकी माहौल देना, अनुसूचित जनजाति समुदायों को विकास करवाना, उनकी सामाजिक उत्थान करवाने के मकसद से इन बटालियन का गठन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? वाल्मीकि नगर। हाल ही में बिहार में किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, डाक विभाग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदी। सही आंसर है कृषि विभाग। बिहार आज कृषि विभाग को पेपरलेस बनाने की प्रयास शुरू हो गया है। मतलब कृषि विभाग का जो पेपरलेस है, आज के वक्त में कृषि विभाग को पेपरलेस बनाने का प्रयास शुरू हो गया और विभाग ऑफिस कार्य प्रणाली शुरुआत की गई है। साथ ही अब विभाग का अधिकारी अपना मूल्यांकन रिपोर्ट भी ऑनलाइन देंगे, जिसके लिए विभाग का स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो प्रणाली अब शुरू हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो स्पैरो एक प्रणाली है और ई ऑफिस के लिए जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है आप लोगों से कभी पूछ ले कि स्पैरो प्रणाली किस विभाग में शुरुआत की गई है, तो कृषि विभाग में शुरुआत की गई। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ई ऑफिस यानी पेपरलेस बनाने का एक प्रयास है, जो कि अभी शुरुआत कर दिया गया है बिहार में कृषि विभाग में। ओके, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कृषि विभाग। हाल ही में बिहार की सारनी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है देखा जाए तो हाल ही में बिहार की सारनी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन दिए नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग व आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल शिलान्यास किया गया। ये नाम ही है, याद रखिएगा, कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल। साथ ही उन्होंने पटना से गुवाहाटी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग कोर्ट एमपी लाल बहादुर शास्त्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ओके, पटना से गुवाहाटी के लिए। ओके, और कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल बिहार के सारण जिले में गंगा नदी पर 78.28 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। एक बर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता 77,003 यू प्रतिवर्ष होगी और यह टर्मिनल का कंटेनर ट्रैफिक को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, और इससे उत्तर बिहार का जो सड़क परिवहन का दबाव कम होने के साथ साथ क्षेत्र में विशेष रूप से नेपाल के लिए कार्गो के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। ओके, नीचे जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा वो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, वो होगा। ओके, तो खैर मैं इसको कर दूँगी आप लोगों को देने से पहले। तो आप लोगों से मैं यही चर्चा कर रही हूँ कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है तो वो ज़्यादा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और जो इम्पोर्टेंट है वही बताना है। तो कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ है? तो बिहार के सारण जिले में। किस नदी के ऊपर है? तो गंगा नदी के ऊपर। कितने करोड़ रुपए लागत से बनाया गया है? तो 78.28 करोड़ रुपये। ओके, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पे गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर ही बनाया गया है, याद रखेंगे। हो सकता 2 पूछे 3 पूछे तो याद रखेंगे 1। और इसे कौन उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। ओके, ये केंद्रीय मंत्री है। तो क्या है केंद्रीय मंत्री? तो पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री है, याद रखेंगे। आयुष मंत्री भी बोला जाएगा इनको। ओके, और ये बहुत सुविधा मिलेगी विशेषकर नेपाल के लिए कार्गो का परिवहन का शुरू मतलब एक वैकल्पिक मार्ग, ऑप्शनल मार्ग मिल गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में बिहार के किस जिले के नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पटना है, बेगूसराय, भागलपुर है, गया। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बेगूसराय। नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग दिसंबर 2021 के लिए कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों की घोषणा की है। इसमें बिहार के बेगूसराय जिले भी शामिल है। मलकानगरी उड़ीसा को सूची में पहला स्थान, छतरपुर मध्य प्रदेश दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बारामूला जम्मू कश्मीर को तीसरा, रामगढ़ झारखंड को और चौथा, रामगढ़ झारखंड को चौथा और बेगूसराय को 5वां स्थान मिला। बारामूला जम्मू कश्मीर को तीसरा मिला है और छतरपुर मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है और मलकानगरी उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। तो याद रखेंगे, जिसमें बिहार के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वो बेगूसराय है 5वां स्थान पर। अगर इसी तरीके से झारखंड से पूछा जाए तो वो चौथा स्थान कौन सा है? रामगढ़ है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बेगूसराय। हाल ही में बिहार का किस स्थान पर टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन देख लीजिए, कैमूर, पटना, गया, आरा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। सही आंसर है कैमूर। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 19वीं बैठक में बिहार की कैमूर वन्य प्राणी आश्रय यानी टाइगर रिजर्व बनाने की हरी झंडी दी गई है। दरअसल लंबे समय से कैमूर वन्य प्राणी कर श्रेणी टाइगर रिजर्व बनाने की मांग उठाई थी और लेकिन इसमें गति तब आई जब पिछले दिनों यहाँ बाघ दिखा था और वन विभाग ने टाइगर रिजर्व के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए कोर एरिया, बफर एरिया, कॉरिडोर चिन्हित किया जाएगा। मतलब कोर एरिया अलग होता है, बफर एरिया अलग होता है, कॉरिडोर अलग होता है। ओके, केंद्र सरकार को हरी झंडी मिलने के बाद सिंगरी वाल्मीकि नगर बाद कैमूर जिले के बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। पर्यटन की दृष्टि से इस पूरे शाहाबाद क्षेत्र को फायदा होगा। तो आप याद रखेंगे, वाल्मीकि नगर के बाद दूसरा कहाँ बन रहा है टाइगर रिजर्व? कैमूर जिले में। ओके, इसका आंसर है कैमूर। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार का किस जिले में मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जाएगा? तो आप तो समझेंगे मिथिला अर्बन हाट, फिर भी मैं बता देती हूँ। मुंगेर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से इसका आंसर है मधुबनी। सही आंसर है मधुबनी। दिल्ली हाट के तर्ज पर झंझारपुर मधुबनी अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा हो जाएगा और मिथिला अर्बन घाट 14 एकड़ का तालाब में बनाया जा रहा है। ये अलग ही तरीके से है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मिथिला जो अर्बन घाट है बहुत अच्छा है, 14 एकड़ के तालाब में बनाया जा रहा है। एक तालाब में बनाना कि ये ज़मीन पे बनाया जा रहा है। ये पर्यटक के लिए ओपन थिएटर और संगीत के ऐसे लाइव प्रोग्राम होगी और मेडिकल सुविधा होगी। बंसी से मछली मारने का भी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक तरह से उन लोगों के लिए जो थकान महसूस करेंगे, जिनको एंजॉय करना है, जहाँ पर देखना है, थोड़ा सा घूमने फिरना है नज़दीक में, तो ये मधुबनी जो अर्बन हाट है दिल्ली हाट के तर्ज पर अभी बनाया जा रहा है कि बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए भी। तो याद रखेंगे, ये मधुबनी आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है नाबार्ड, इफ़को, ICAR, एम्स पटना, प्रयुक्त में कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास 11 राज्यों में अपनी मौजूदा वाटरशेड और बाड़ी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। यह कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अस्थिरता और पहले से मौजूद सामाजिक प्राकृतिक पूंजी, एक सेकेंड, ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड। तो अब देख लीजिए, प्राकृतिक पूंजी की खेती की ओर बदलना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि पारिस्थितिकी सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करना है और पहले से जो मौजूद है सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी उसको खेती की ओर बदलना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर क्या होगा? जीवा कार्यक्रम का जो शुरुआत का उद्देश्य बता दिया मैंने, और ये किसने शुरुआत करवाया है? तो नाबार्ड ने शुरुआत करवाया और 11 राज्यों में करवाया गया है फिलहाल। ओके, पूरा भारत के 11 राज्यों में शुरुआत करवाया गया जीवा कार्यक्रम, याद रखेंगे आप, नाबार्ड। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के 5 व्यक्तियों को हिंदुओं का धर्म स्थल शिव मंदिर कटास राज के दर्शन के लिए चुना गया। यह मंदिर किस देश में है? तो ये कटास राज का दर्शन है, वो शिव मंदिर एक तरह से है, ठीक है ना। और ये पूछा जा रहा है वो मंदिर किस देश में? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। में कोई नहीं, तो में एक सदी। सही आंसर है पाकिस्तान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की 5 श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन पाकिस्तान स्थित कटास राज में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। हिंदुओं का धर्म स्थल शिव मंदिर कटास राज का दर्शन करने मुजफ्फरपुर 5 लोगों को इस बार चयन किया गया है। यह सभी भगवान श्री राम के पुत्र लव का समाधि स्थल का भी दर्शन व पूजन करेंगे और इन 5 लोगों का चयन भारत पाक समझौता के लिए 1972 के तहत हुआ था। ओके, और इस समझौते के तहत प्रत्येक वर्ष भारत के 200 व्यक्तियों को कटासरा दर्शन किए जाते हैं। इनका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। कहने का मतलब है कि 5 लोगों का नहीं, मतलब चयन, सभी लोगों को जो चयन होता है भारत पाक समझौता 1972 के तहत ही शुरू हो गया था। तो फिलहाल 5 लोगों को चयन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के कितनी औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है 7, 6, 5, 4। उपयुक्त में कोई नहीं। सही आंसर है 7। 28 फरवरी 2022 को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद के द्वारा बजट 2022-23 के पेश किया गया है। बिहार राज्य के विकास के लिए बजट के 7 औद्योगिक पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य का विकास के लिए बजट में कितना है? तो 7 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो कौन किए हैं? तो बिहार के सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने। ओके, इसका आंसर 7 होगा। बिहार सरकार के द्वारा 28 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022 का देखिए, यहाँ से शुरू हो जाता है बजट, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, 1 है। ओके, और ये बजट शुरू हो जाता है। तो ये बजट की इतनी सारी क्वेश्चन आ रही है, तो बजट का आ रही है। ओके, नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा 28 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022 का लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया था? तो देख लीजिए, 3,37,691 करोड़, 2,37,691 करोड़, 2,40,691 करोड़ और 2,50,691 करोड़। उपयुक्त में कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है 2,37,691 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022 तक का कुल बजट। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, इसका होगा, इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर है 2,37,691 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022 तक कुल बजट का अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान 2,18,302.70 से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। कहने का मतलब है कि पिछले बार जो हुआ था वो 2,18,302 रुपये 2.70 करोड़ मिली थी, जिसमें इस बार जो मिली है वो 2,37,691 करोड़ मिली है। तो फिलहाल जो अगर कितना आपको वृद्धि हुई है, विकास एक्स्ट्रा आपको कितना मिली है इसके अतिरिक्त, तो 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक मिली है। तो इसमें देख लीजिए, तो बजट में याद रखिएगा इस सब बातों को कि जो बिहार सरकार जो बजट पेश किया है वो कुल कितनी धनराशि से बजट पेश किया है, तो 2,37,691। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखा जाए तो VVI मानेंगे आप। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 2022 के बजट में सबसे अधिक किस मद पर खर्च किया गया है? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
तो देख लीजिए, शिक्षा है, कृषि है, हर घर नल जल योजना है, स्वास्थ्य है, कोई नहीं उपयोग में एक साथ ही। तो सही आंसर है शिक्षा। वर्ष 2022-23 में 39,191.87 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 38,482.26 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद से 709.61 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। ओके, तो आप देख लीजिए, राजस्व पूंजीगत पे तो आप लोग जानते ही होंगे, राजस्व किसे कहते हैं, पूंजीगत किसे कहते हैं। ओके, मैंने अच्छी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में मैंने बताया था, और अगर नहीं होगा तो मैं इसके लिए अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर मैं दूंगी। तो फिलहाल ये देख लीजिए, इसका आंसर जो है आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा बिहार सरकार बजट में किस पर खर्च किया है, तो शिक्षा पर खर्च किया गया है, याद रखेंगे। 39,191.87 करोड़। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने के लक्ष्य रखा गया है? तो देख लीजिए, दो ऑप्शन है 2024, 2025, 2022, 2023। प्रश्न में कोई नहीं, प्रश्न से एक से अधिक। सही आंसर है 2023। बिहार सरकार 2023 तक राज्य में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सोलर बिजली का कोटा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारण किया है। ओके, और कोटा पूरा होने के बाद राज्य सरकार इसके एवज में लगने वाला जुर्माना नहीं देना होगा। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल कर्ज का खपत कम से कम 10.50% सोलर ऊर्जा का कोटा निर्धारित किया गया था। इस कोटा को पूरा करने के लिए बिहार सरकार बिजली की खरीद करेगी। इसके लिए बिहार के लिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा ने योजना बनाई है। तो याद रखेंगे, कुल कर्ज का खपत कम से कम 10.50% को लेकर सोलर ऊर्जा का कोटा निर्धारित किया है। ओके, और इसी को पूरा करने के लिए बिजली खरीदा जाएगा। और फिलहाल अभी जो बिहार सरकार किस वर्ष तक सोलर बिजली कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, मतलब पूरा कंप्लीट करना है 10.50% तक, वो 2023 तक। ओके, तो याद रखेंगे। फिलहाल अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 2023 तक याद रखेंगे लक्ष्य निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित कितना है? तो पूंजीगत व्यय पूछा जा रहा है आपसे। ओके, राजस्व व्यय नहीं पूछा जा रहा है, पूंजीगत व्यय पूछा जा रहा है। तो 45,734.52 करोड़, 41,231.31 करोड़, 40,300 करोड़ और 45,500.51 करोड़। प्रयुक्त में से कोई नहीं है, प्रयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है 45,734.52 करोड़ का रुपया अनुमानित किया गया है। ओके, और वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट में फिलहाल कितना मिला था? 41,231.31 करोड़ रुपये पिछले बार बजट में मिला था, जो कि इस बार उससे अधिक मिला है। 4,503.21 करोड़ रुपये अधिक मिली है इस बार। ओके, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पिछले बार का भी मैंने मेंशन कर दिया और इस बार का भी मैंने मेंशन किया, तो आपको किसी भी क्वेश्चन पूछा जाए याद रहेगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय बिहार का बजट का कुल व्यय कितना प्रतिशत? देख लीजिए, उस वक्त पूंजीगत व्यय पूछा गया था, तो राजस्व व्यय आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि अगर राजस्व व्यय ज़्यादा होगी तो सरकार को घाटा होगी, अगर पूंजीगत व्यय ज़्यादा होगी तो सरकार को मतलब नुकसान नहीं होगी, अच्छा होगी। पूंजीगत सरकार के लिए फ़ायदेमंद होता है, नुकसान नहीं होता है। राजस्व व्यय अगर पूंजीगत व्यय से ज़्यादा हो गया तो सरकार को मतलब घाटा हो गया। तो 50.20%, 90.10%, 80.76%, 75.24%, कोई नहीं। तो आप याद रखिए 2022-23 का जो राजस्व व्यय है, उसका राजस्व व्यय है बिहार बजट का, जो बिहार बजट अभी निकली थी उसका कुल कितना? तो 80.76%। आपको पूरा बता दिए कुल बजट कितना था, तो लगभग 2 लाख देखिए 2,37,691 करोड़। देखिए 2,37,691 करोड़ में 80%, 80.76% तो वो राजस्व व्यय चला गया, तो कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 1,51,956.67 करोड़ रुपये एवं 45 करोड़ रुपये क्या है? पूंजीगत व्यय है। ओके, और एवं 45,734.52 करोड़ रुपये हैं। तो राजस्व व्यय कितना है? तो 1,91,956 और पूंजीगत व्यय कितना है? तो 45,734 करोड़। तो कुल व्यय की 2,37,691 करोड़, यहाँ पर जो कि मेंशन मैंने कर दिया है इस बात को,
रुपये का क्रमशः कितना है, तो 80% 80.76% एवं 19.24%। तो पूंजीगत व्यय बहुत कम है और राजस्व व्यय काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से सरकार घाटे में है, नुकसान में हो जा रही है। उनके लिए वो उधारी ज़्यादा लिया जा रहा है उनको, मतलब वो खर्च ज़्यादा हो रही है और जो आमदनी होती है वो काफ़ी कम हो रही है। तो आप देख लीजिए, काफ़ी राजस्व व्यय ज़्यादा जा रही है, खर्च ज़्यादा हो रही है हर तरह में। ओके, आपको मैं राजस्व व्यय क्या क्या किस चीज़ में खर्च होती है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है, तो राजस्व व्यय के मैंने कुछ मेंशन कर दिया है अगले वाले क्वेश्चंस में। तो फिलहाल आप इसको जान लीजिए कि राजस्व व्यय बिहार में ज़्यादा है 80.76% कुल बजट का, और पूंजीगत व्यय 19.24%। ओके, इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2022 को टेस्ट में बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है, यहाँ पर टैक्स होगा। ओके, 2022 का टैक्स में बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है, तो देख लीजिए इसका क्या है। तो 1,80,124 करोड़, 1,86,267 करोड़, 1,94,500 करोड़ समथिंग, और 1,96,704 करोड़ समथिंग। तो देख लीजिए सही उत्तर क्या होगा, वित्तीय वर्ष उपयुक्त में इसको नहीं, तो इसका होगा 1,96,704 करोड़ 51 करोड़। ओके, इसका सही आंसर है। तो 2022-23 का कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना हुई, तो 1,96,704.51 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान में 1,86,267.29 करोड़ से अधिक है। तो आप समझ रहे हैं, पिछले बार जो हुई है 1,86,267 करोड़ और इस बार 1,96,000, तो इसमें ज़्यादा बढ़ गई है राजस्व व्यय, इस बार ज़्यादा बढ़ी है। तो ये एक तरह से सही नहीं है, राजस्व व्यय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगभग हर बार हर साल आपको ऐसे ही देखने को मिलती है। कभी भी राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से कम नहीं होता है। ओके, ये आंसर याद रखेंगे आप इसका। वित्तीय वर्ष 2022 में इस राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित राजस्व है, देख लीजिए। राजस्व जो राज्य अपनी जितने भी स्रोत हैं उनकी राजस्व का, तो उनकी जो कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित राजस्व, मतलब अनुमान लगाया गया है। ओके, 2022-23 में तो 40,450 करोड़ 10.21 करोड़, 41,387 समथिंग करोड़ रुपया, 45,450 करोड़, 35,050 करोड़ रुपये समथिंग है, इस तरह। ओके, तो आप याद रखेंगे। तो वित्तीय वर्ष इसका सही आंसर क्या होगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 41,000, यानी सेकंड बी, इसका जो आंसर है बी, 41,387.00 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35,050 करोड़ रुपये से 6,337 करोड़ रुपये अधिक है। इस बार जो हुआ है आप लोगों को राजस्व जो मिली है अनुमानित आय, वो 6,337 करोड़ रुपये अधिक मिली है। तो एक तरह से ये ठीक है, ये आय उनकी इन आमदनी हुई है। इस बार कितना हुई है राजस्व का, तो 6,337 करोड़ रुपये ज़्यादा मिली है इस बार। पिछले बार 50,000 करोड़ लगभग थी और इस बार 41,387 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया। आप देख लीजिए राजस्व आय। ओके, राजस्व आय और राजस्व व्यय कितना होता है, तो राजस्व व्यय क्या है, राजस्व आय क्या है। राजस्व आय में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अनुदान, ब्याज से होने वाली आय ये सरकार को मिलती है, और राजस्व व्यय में क्या होती है, अप्रत्यक्ष आय, अनुदान में देना, सब्सिडी, पेंशन, तो ये सब सरकार को खर्च पड़ती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि राजस्व व्यय जो है वो ज़्यादा है और इस पर थोड़ी बहुत राजस्व आय भी हुई है। एक तरह से ये भी सही है। सशक्त महिला सक्षम महिला योजना में बिहार सरकार के द्वारा कितना सरकार आवंटित की है राशि। ओके, तो इतना रुपये राशि का आवंटित किए हैं, तो 500 करोड़ रुपये, 600 करोड़, 900 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये। ऊपर में कोई नहीं, सही आंसर है 900 करोड़ रुपये। उत्तर क्या है, 900 करोड़ रुपये। शिक्षा उद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस निश्चय पार्ट 2 की तहत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि व्यक्ति व 2022 देश में कुल 900 का आवंटन इस निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के तहत बिहार का जो बजट है उसमें कितनी राशि सरकार आवंटित किए हैं, याद रखेंगे 900 करोड़ रुपये। ओके,
हर खेत तक सिंचाई के पानी पर बिहार बजट 2022-23 में कितने रुपए का लक्ष्य का उपबंध किया है। मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से, बट ये निश्चय पार्ट 2 का अलग एक योजना का था। उसमें 7 योजना है ना, तो उसमें से एक योजना ये भी है। तो 600 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए। सही आंसर है 600 करोड़ रुपए। राज्य सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत की सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्त वर्ष 2022 में कुल 600 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया। तो याद रखेंगे, हर खेत तक सिंचाई का पानी बजट में कितना दिया है, तो 600 करोड़ रुपये। बिहार बजट में 22-23 के अनुसार कितनी धनराशि उद्योग और उद्योग में निवेश हेतु खर्च आवंटित है करोड़ रुपये में। तो देख लीजिए 1750.14, 15, 1,514, 1,643.74, 1,650.75 करोड़ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1,643.74 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है बिहार बजट में। देखिए मैंने कुछ आपको इसका कुछ पिक्चर्स लगा दिया, हालांकि आप लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा हो, बट दिखाई दे देगा। पार्ट 1 2015 में शुरू हुई थी, निश्चय पार्ट 2, और निश्चय पार्ट 2 2020 से शुरू हुई है। तो इसमें आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली खाली, शौचालय नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। कुछ दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स आपको। ओके, युवा शक्ति, अब देखिए ये निश्चय पार्ट 1 के तहत है, 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत है, 7 ही योजना है 2015 में शुरू हुई थी। अब ये 7 योजना पार्ट 2 शुरू हुई है 2020 से। तो इसमें क्या क्या है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, हर खेत की सिंचाई के लिए पानी, ये भी मैंने बताया, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो याद रखेंगे ये सभी को आवंटित किया गया है, कुछ ना कुछ करोड़ राशि कुछ आवंटित किया है बिहार बजट में। ओके, तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे। ओके, तो इसका फिलहाल के लिए जो सबसे कम जो आवंटित किया गया है, सबसे कम, तो ये हुआ आपका उद्योग में निवेश के लिए आवंटित किया गया बहुत कम धनराशि। तो 1,643.74 करोड़। नेक्स्ट, सुलभ संपर्कता के लिए बिहार बजट में 2022-23 के लक्ष्य कितना रखा गया है। तो देख लीजिए 500 करोड़, 600 करोड़, 550 करोड़, 450 करोड़ रुपये, उसमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 450 करोड़ रुपये। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के आवागमन का सर्व सुलभ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपये को बंद किया गया। ओके, तो 450 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, हर घर नल का जल योजना पर खर्च होंगे। देखिए मैंने बताया था ना, और इसमें मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो देख लीजिए 1153 करोड़, 100 करोड़ रुपये, 1250 करोड़ रुपये, 1001 करोड़ रुपये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर मैंने एक सेकेंड। ओके, ये जो है ना, ये कल 7 निश्चय पार्ट 2 का तहत ही है, ये भी है। तो हर घर नल जल योजना जो मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन शायद है आप लोगों का, तो उसमें 1001.0 करोड़ रुपये का है। ओके, इसमें खर्च किया गया, ये बजट में दिया गया राशि। और फिलहाल जो आपके सामने जो दिखाई दे रही है, ये 7 निश्चय 2.0 5,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है बिहार बजट में। कुल कितना की गई है फ्रेंड्स, तो 5,000 करोड़। जिसमें स्वास्थ्य सुविधा कितना दी मैंने बताया 500, युवा शक्ति बिहार की प्रगति में 1153, 900 सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई पानी 600, और सुलभ संपर्कता मैंने भी जस्ट बताया आपको 450, स्वच्छ शहर विकसित शहर 550, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 847। तो याद रखेंगे, इस तरीके से डाटा आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार से, स्पेशली एग्जामिनेशन में, आप कोई भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, इसे याद रख लेंगे आप लोग। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। ओके, तो आप देख लीजिए 1,81,530 करोड़ 0.50 करोड़ रुपये, 1,90,800 करोड़ रुपये, 1,77,071.39 करोड़, 1,95,300 करोड़ रुपये। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको लगेगा इसमें से क्या है, बट कोई नहीं। इसमें राजस्व व्यय पूछा जा रहा है। ओके, इसमें क्या पूछा जा रहा है, राजस्व व्यय पूछा जा रहा है। उसमें क्या था, राजस्व आय पूछा गया था, पूंजीगत व्यय पूछा गया था, सॉरी। ओके, फर्स्ट में क्वेश्चन जो है पूंजीगत व्यय पूछा गया था। तो 1,91,956.67 करोड़ रुपये अनुमानित है। किसका, तो राजस्व व्यय का, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट का अनुमान से 1,77,000 रुपये 1,77,071.39 करोड़ रुपये से
अधिक है। कितना अधिक है? तो 14,885.28 करोड़ रुपये अधिक है। इस बार राजस्व पर अधिक है, लेकिन इस बार राजस्व आय भी अधिक है। राजस्व आय पिछले बार से अधिक मिली है, याद रखें। ओके, देखिए बिहार बजट में 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इकोनॉमिक सर्वे में प्रति व्यक्ति आय और इस बार कितना आय हुआ, पिछले बार कितना आय हुआ था, इसे मैंने मेंशन कर दिया, तो वो भी वीडियोस आप देख लेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हालांकि ये प्लीज देख लीजिए, बिहार बजट में 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.8%, 8.9%, 9.7%, 2.5%, उपयुक्त में कोई नहीं। सही आंसर है 9.7%। देखिए बिहार के आर्थिक परिदृश्य में मैंने कुछ आप लोगों को छोटा सा एक पिक्चर सेट कर दिया है। पिछला 2020-21 में 2.5 था आर्थिक वृद्धि दर, जो कि वो कोविड था। कोविड के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम परेशानी हुई थी, जो कि आप लोग पता ही है। और फिर 2021-22 में अनुमानित किया गया था 9.8। ओके, और इस पर जो अनुमानित किया गया 2022-23 में 9.7। ओके, वो तो इस बार कोविड तो नहीं है, बट 2021-22 तक तो कोविड था ही, तो इसी अनुमानित किया गया। फिर भी उतना आप देख लीजिए अनुमानित हुआ है, पर उतना मिला कि नहीं, वो लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं। और इस बार जो बिहार बजट में जो आर्थिक वृद्धि दर सेट किया है, तो आपके सामने है 9.7। तो आपसे पूछा जाएगा ये आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है। ठीक है, आंसर याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दौरान बिहार सरकार ने FRBM एक्ट के तहत राजकीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत अनुमानित रखा गया? FRBM एक्ट के तहत। ओके, तो 4.82, 2.97, 4.50%, 3.47%, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, सही आंसर है 3.47%। राजकोषीय घाटा एक तरह से यह सरकार का कुल उधारी माना जाता है, क्योंकि सरकार खर्च का अनुमान के आधार पर सभी जगह से उधारी लिया जाता है, जो कि GSDP का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब GST का कुल कितना प्रतिशत होता है? तो 3.47% इस बार राजकोषीय घाटा तय किया गया है। और वो ये उधारी है, राजकोषीय घाटा एक तरह से ये उधारी था, जो कि ये जो अनुमानित किया गया एक तरह समझिए ये सरकार उधारी ली है, जो कि एक तरह से ये सही नहीं होता है। फिर भी चलिए नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 में 6 सूत्र के अंतर्गत आधारभूत संरचना हेतु कितना बजट का प्रावधान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हालांकि मैंने मेंशन किया है, पिछले आप लोगों को कुछ आंकड़ा दिख रही होगी और ये भी दिख रही है, हालांकि धुंधला है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा तो बढ़िया से देख सकते हैं। 39,191.87 करोड़ रुपये, 2,29,749 करोड़ रुपया, 30,200 करोड़ रुपया समथिंग, 28,500 करोड़ रुपया। उपयुक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? 29,749 करोड़ 64 करोड़ रुपया। 6 सूत्र को पूरी बजट में कितना पैसा मिला है? तो 29,749.64 करोड़ रुपया मिला है। तो देखिए स्वास्थ्य में कितना मिला है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा मिला है, जो कि मैंने बताया। उसके बाद क्या है, आधारभूत संरचना का नंबर आई, आधारभूत संरचना में इतना मिला है, कल्याण में इतना मिला है, उद्योग में निवेश कितना हुआ, इतना हुआ है, कृषि और संबंध क्षेत्र में 7,1012.30 करोड़ रुपया। तो ये याद रखेंगे, ये आंकड़ा आपको याद रखना ही रखना है। आप सब चीज़ याद ना रखें, बट ये आंकड़ा आप याद रखेंगे, इससे आपको क्वेश्चन आपको मिलना तय है, इसलिए याद रखेंगे फ्रेंड्स। आप लोगों से मैं ये बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये इतना लास्ट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बजट तैयार किया फरवरी मंथ का। इससे पिछले बार का भी कुछ मैंने मेंशन किया था, ताकि आप लोग को सुविधा मिल जाए। ओके, और इस पिछले बार भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पिछला बजट का, पिछले इकोनॉमिक सर्वे का। ये तो आपका करंट जो चल रही थी, इसका लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे का कुछ वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, और इस बार भी आपके सामने ये फरवरी का मैंने डाला है। तो आप सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर से देखना शुरू कीजिए। जो लोग नहीं देखे होंगे तो उनको तो हर हाल में देखना होगा, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर जो नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और आने वाले जो वीडियो होंगे वो आपका नेक्स्ट जो कंटिन्यू अभी करूँगी मैं, वो आपका अगस्त का मैं
नेशनल इंटरनेशनल लेवल को जो भी क्वेश्चन है वो मैं मंडे को देने की कोशिश करूँगी। ओके, इसी तरीके से आप प्लीज़ इस चैनल में बने रहें और लाइक कर दें। थैंक यू।